नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की दुनिया में चलेंगे और एक बेहद खास कहानी पर विस्तार से बात करेंगे। जी। ये कहानी है गौरापंत शिवानी जी की लिखी हुई जालक। बहुत ही खूबसूरत कहानी है। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसका शीर्षक है शिवानी की जालक, प्रेम, विश्वासघात और आत्मशक्ति। तो इसी के आधार पर हम आज इस कहानी की गहराइयों को टटोलेंगे। बिल्कुल। कहानी हमें कुमाऊं ले जाती है। बहुत सुंदर जगह है, पर मुश्किलें भी कम नहीं है वहाँ। हाँ, पहाड़ी जीवन की अपनी चुनौतियां होती हैं। और वहीं पर ये कहानी बुनती है प्रेम की, धोखे की, समाज के दबाव की। और सबसे ऊपर, जैसा कि स्रोत भी कहता है, एक स्त्री की अपनी पहचान, अपनी आत्मशक्ति की कहानी। तो आज का हमारा मकसद यही है कि हम सुधा, जो इस कहानी की नायिका है, उसके सफर को समझें। उसके सपने क्या थे, क्या संघर्ष थे, और कैसे वो जिंदगी के वो जो जाल बिछते हैं ना, उनमें उलझकर भी अपनी राह निकाल लेती है। हाँ बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के साथ हमारा आज का ये सफर। तो कहानी की शुरुआत होती है कुमाऊं के एक शांत से छोटे से गांव में। माहौल बिल्कुल सादा। हाँ, पहाड़ों की ठंडी हवा, नदियों का शोर और लोग अपनी मेहनत की जिंदगी जी रहे हैं। जी। यहीं हमारी मुलाकात होती है सुधा से। नाम तो सौम्य है, पर उसके अंदर ना एक अलग ही ऊर्जा है, एक जीवंतता है। हाँ, श्रोता भी इस बात पर जोर देता है। नाम और व्यक्तित्व का ये जो हल्का सा विरोधाभास है। उसके पिता गांव के स्कूल में टीचर हैं, माँ घर देखती हैं, खेत संभालती हैं। एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार। बिल्कुल। और सुधा खुद पढ़ाई में काफी तेज है और उसके मन में एक सपना है। क्या सपना? वो अपने गांव की औरतों और बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है। शायद एक स्कूल खोलना चाहती है। उसकी आंखों में एक उम्मीद दिखती है, एक बेहतर कल का सपना, एक जाल बुन रहा है सपनों का। और स्रोत के अनुसार सुधा का ये शुरुआती चित्रण बहुत दिलचस्प है। एक तरफ उसका सौम्य रूप, दूसरी तरफ ये बड़े सपने और कुछ कर गुजरने की इच्छा। हाँ, ये दिखाता है उसके अंदर की वो चिंगारी, जो साधारण हालात से ऊपर उठकर कुछ करना चाहती है। स्रोत इसे ऐसा ही देखता है। और इसी शांत सी जिंदगी में थोड़ी हलचल लेकर आता है किशोर। अच्छा। गांव का ही लड़का है, पर शहर में पढ़ता लिखता है, नौकरी भी करता है। तो थोड़ा शहरी अंदाज होगा। हाँ, आकर्षक है, बातें अच्छी करता है और शायद थोड़ा सपनों की दुनिया में भी रहता है। वो सुधा की सादगी और उसके अंदर जो जुनून है ना अपने सपनों को लेकर, जी। उस पे मोहित हो जाता है। स्वाभाविक है। उनकी मुलाकातें भी बड़ी आम सी जगहों पर होती हैं, कभी मंदिर में, कभी नदी किनारे, खेतों के पास। बिल्कुल ठेठ ग्रामीण परिवेश। हाँ, और धीरे धीरे ये जो आकर्षण है ये गहरे प्यार में बदल जाता है। उनका प्यार भी कुमाऊं की वादियों जैसा ही लगता है, सादा पर गहरा। जी। सुधा को लगने लगता है कि किशोर के साथ शायद उसके सपने सच हो सकते हैं। जैसे दोनों एक दूसरे के सपनों को सहारा दे रहे हों। एक उम्मीद जगती है उसके मन में। पर जैसा कि अक्सर होता है, कहानी आगे बढ़ती है और हमें याद दिलाती है कि समाज, खासकर उस समय का गांव का समाज, प्यार को सिर्फ दो लोगों का मामला नहीं समझता। हाँ, सामाजिक मान्यता बहुत जरूरी हो जाती है। किशोर का परिवार सुधा के परिवार से आर्थिक रूप से बेहतर है, तो वो इस रिश्ते को बराबरी का नहीं मानते। उन्हें लगता है सुधा उनके पढ़े लिखे शहरी लड़के के लिए ठीक नहीं है। और यहीं पर स्रोत उस तनाव को दिखाता है जो व्यक्तिगत इच्छाओं और सामाजिक उम्मीदों के बीच हमेशा रहता है। सही कहा। खासकर ग्रामीण समाज में, जहां परिवार की इज्जत, वो लोग क्या सोचेंगे वाली बात, ये सब व्यक्तिगत खुशी से शायद ज्यादा अहम हो जाता है। कहानी उस दौर की सच्चाई को पकड़ती है। बिल्कुल। और फिर गांव में धीरे धीरे कानाफूसी शुरू हो जाती है। अच्छा। लोग बातें बनाने लगते हैं कि सुधा तो बस किशोर को फंसाना चाह रही है। ओहो, ये तो आम बात है ऐसे माहौल में। सुधा के माँ बाप परेशान हो जाते हैं, उन्हें बेटी की इज्जत की फिक्र होने लगती है। हाँ, माँ बाप का डर स्वाभाविक है। वो सुधा को किशोर से दूर रहने को कहते हैं, पर सुधा का दिल कहाँ मानता है। वो छुप छुपा कर मिलती रहती है, अपने प्यार को, अपने सपनों को बचाने की कोशिश करती है। एक तरह का विद्रोह है ये भी। फिर कहानी में एक मोड़ आता है। किशोर को शहर में एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। अच्छा, ये तो अच्छी खबर है उनके लिए। हाँ, वो सुधा से वादा करता है कि जल्द ही वापस आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। सुधा उम्मीद लगा लेती है, इंतजार करती है। इंतजार। लेकिन समय बीतता है, किशोर की चिट्ठियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। ओह। और फिर एक दिन गांव में खबर फैलती है कि किशोर ने शहर में किसी अमीर लड़की से सगाई कर ली है। ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ सुधा के साथ। हाँ, ये खबर उस पर बिजली की तरह गिरती है, उसका दिल बिल्कुल टूट जाता है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, कहानी यहीं नहीं रुकती।
स्रोत बताता है कि सुधा इस धोखे के अंधेरे में खो नहीं जाती। हाँ, ये अहम मोड़ है। हाँ, वो रोती है, बिखरती है, पर फिर वो उठ खड़ी होती है। वो तय करती है कि प्यार में जो धोखा मिला उसे वो अपने सपनों पर हावी नहीं होने देगी। बिल्कुल। और स्रोत इस क्षण को सुधा के आत्मबोध मतलब सेल्फ रियलाइजेशन का एक निर्णायक बिंदु मानता है। ये विश्वासघात उसके लिए सिर्फ एक चोट नहीं है, बल्कि खुद को फिर से पहचानने का एक मौका बन जाता है। सही। यहाँ साफ होता है कि उसकी असली पहचान, उसकी शक्ति, वो किशोर के प्यार या किसी और के सहारे पे टिकी नहीं थी। उसके अपने लक्ष्य थे, अपना संकल्प था। ये उसकी यात्रा का पहला बड़ा पड़ाव है जहां वो अंदर से मजबूत होती है। बिल्कुल। इसके बाद जाहिर है सुधा पर परिवार और समाज का दबाव और भी बढ़ जाता है। हाँ, अब तो इज्जत का सवाल और बड़ा हो गया होगा। उससे लिए रिश्ते आने लगते हैं और आखिरकार उसे एक अधेड़ उम्र के विधुर से शादी करनी पड़ती है। एक तरह से वो परिस्थितियों से समझौता कर लेती है। ये उस समय की कई लड़कियों की कहानी रही होगी। और शादी के बाद उसकी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाती है और बंधनों में जकड़ जाती है। पति का स्वभाव काफी रूखा है। वो सुधा को बस घर चलाने वाली एक चीज समझता है। उसके सपनों की, उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं। बिल्कुल नहीं। सुधा के वो स्कूल खोलने के सपने, बच्चों को पढ़ाने के सपने, सब जैसे इस शादी के जाल में फंसते हुए नजर आते हैं। लेकिन जैसा हमने पहले भी देखा, सुधा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। हाँ, ये उसकी खासियत है। स्रोत भी इस बात पर जोर देता है कि वो इस नई घुटन भरी जिंदगी में भी एक रास्ता निकाल लेती है। वो चुपचाप किसी को बिना बताए गांव के कुछ बच्चों को इकट्ठा करती है और उन्हें पढ़ाना शुरू कर देती है, छोटे स्तर पर ही सही। ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत इसे एक तरह के मौन प्रतिरोध, साइलेंट रेजिस्टेंस के रूप में देखता है। ये कोई बड़ी क्रांति नहीं है, चिल्लाकर नहीं किया गया। हाँ। लेकिन उस समय और उस समाज के संदर्भ में देखें तो ये बहुत बड़ी बात है। उसका ये कदम उस विवाह के बंधन के अंदर जो अक्सर औरतों की आकांक्षाओं को दबा देता था, अपनी पहचान और अपने उद्देश्य को जिंदा रखने का एक सूक्ष्म पर बहुत शक्तिशाली प्रयास है। सही। स्रोत ये भी विश्लेषण करता है कि कैसे ये छोटी निजी प्रतिरोध ही अक्सर बड़े सामाजिक बदलाव की जमीन तैयार करते हैं। कहानी फिर एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है। किशोर अचानक गांव लौट आता है। अच्छा, क्यों? लगता है शहर में उसका रिश्ता टूट गया है, नौकरी में भी कुछ गड़बड़ है। वो एक तरह से हारा हुआ, टूटा हुआ सा वापस आता है। कर्मों का फल शायद। वो सुधा से मिलता है, माफी मांगता है, कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की और अब वो उसके बिना नहीं रह सकता। अब उसे सुधा याद आई। हाँ, लेकिन अब जो सुधा उसके सामने खड़ी है वो पहले वाली सुधा नहीं है। बिल्कुल नहीं। जिंदगी के अनुभवों ने उसे बदल दिया है। वो ज्यादा मजबूत हो गई है, ज्यादा समझदार। वो बहुत शांत रहती है, पर उतनी ही दृढ़ता से किशोर को जवाब देती है। और ये पंक्तियां मुझे लगता है कहानी का मर्म है। क्या कहती है वो? वो कहती है, किशोर, तुमने मुझे जाल में फंसाया था, ये सच है, लेकिन मैंने अपने सपनों को आजाद रखा। वाह, क्या बात है। स्रोत इस संवाद को सुधा के आत्मसम्मान की, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट की चूड़ांत अभिव्यक्ति मानता है। हाँ, वो किशोर को माफ कर देती है। उसमें कड़वाहट नहीं है, लेकिन उसके साथ जाने से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में नई जिम्मेदारियां हैं और सबसे बड़ी बात, उसका अपना एक चुना हुआ रास्ता है। बिल्कुल, ये वाकई सुधा के चरित्र का शिखर है। स्रोत इसे उसकी पूरी तरह से आत्मनिर्भरता और परिपक्वता का सबूत मानता है। देखिए, माफ कर देना भी एक बहुत बड़ी ताकत है। सही कहा। लेकिन अब वो अपने जीवन की दिशा बाहरी चीजों से तय नहीं कर रही, अपनी आंतरिक समझ और अपनी जिम्मेदारियों के आधार पर फैसले ले रही है। अतीत को, वो जो गुजर गया, उसे अपने आज पर हावी नहीं होने दे रही। इस घटना के बाद सुधा जैसे पूरी तरह से अपने काम में रम जाती है। हाँ, उसे एक दिशा मिल गई है। वो अपनी मेहनत और लगन से गांव में एक छोटा सा स्कूल बना लेती है। वो सिर्फ बच्चों को क ख घ नहीं सिखाती, बल्कि उन्हें जिंदगी जीना सिखाती है, सवाल पूछना सिखाती है, शिक्षा का सही मतलब समझाती है। हाँ, और साथ ही वो गांव की दूसरी औरतों को भी जागरूक करने की कोशिश करती है, शिक्षा के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में। तो उसका काम अब व्यक्तिगत नहीं रहा, सामाजिक हो गया है। बिल्कुल। और इसी सफर में उसकी मुलाकात होती है राकेश से। अच्छा, एक नया पात्र। हाँ, राकेश एक बहुत सीधा साधा, मेहनती और संवेदनशील व्यक्ति है। वो सुधा के संघर्ष को समझता है, उसकी हिम्मत की, उसके काम की दिल से इज्जत करता है। राकेश सुधा को शादी का प्रस्ताव भी देता है।
ओह, लेकिन सुधा, वो शायद अभी भी शादी के पिछले अनुभव से पूरी तरह उबर नहीं पाई है, या शायद पता नहीं, किशोर की यादों का वो जो जाल है वो अभी पूरी तरह टूटा नहीं है। हाँ, मन की उलझनें होती हैं। वो राकेश को एक बहुत अच्छा सच्चा दोस्त मानती है, पर शादी के लिए हाँ नहीं कह पाती। और राकेश? राकेश का पात्र यहाँ मतलब क्या खासियत लाता है कहानी में, खासकर सुधा के रिश्तों की जो जटिलता है उसके संदर्भ में? स्रोत राकेश के चरित्र को काफी महत्वपूर्ण मानता है और शायद उस दौर के हिसाब से देखें तो काफी प्रगतिशील पुरुष के तौर पर दिखाता है। कैसे? देखिए, वो पारंपरिक मर्दानगी वाली सोच से अलग है। वो सुधा के इनकार का सम्मान करता है, कोई जबरदस्ती नहीं करता और पति न बन पाने पर भी एक सच्चे दोस्त की तरह उसका साथ देता है, उसे सपोर्ट करता है। ये बड़ी बात है। हाँ, ये सुधा के अंदर का जो द्वंद्व है उसे भी दिखाता है। वो दोस्ती महसूस करती है, सम्मान महसूस करती है, पर शायद प्रेम या विवाह के लिए अभी तैयार नहीं है। स्रोत इसे दोस्ती के रिश्ते की अहमियत दिखाने के तरीके के तौर पर भी देखता है, जो हमेशा उस रोमांटिक प्रेम वाले खांचे में फिट नहीं होता। कहानी जैसे जैसे अपने अंत की ओर बढ़ती है, हाँ। हम देखते हैं कि सुधा का वो छोटा सा स्कूल धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। उसकी मेहनत रंग ला रही है। हाँ, गांव की और भी औरतें अब अपनी बेटियों को स्कूल भेजने लगी हैं। सुधा उनके लिए एक प्रेरणा बन गई है। एक छोटा सा जो विचार था, वो अब जैसे एक छोटे से आंदोलन का रूप ले रहा है। बहुत अच्छा। किशोर भी गांव में ही रहता है, कभी कभी स्कूल के काम में मदद भी करता है, लेकिन उनके बीच अब एक सम्मानजनक दूरी है। वो सिर्फ एक सहयोगी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये भी एक तरह की परिपक्वता है दोनों तरफ से। सुधा की जिंदगी में शायद वो पारंपरिक वाला रोमांटिक प्यार नहीं है जिसके सपने उसने कभी किशोर के साथ देखे थे। हाँ, शायद नहीं। लेकिन उसे अपने काम में उन बच्चों की आंखों में चमक देखकर गांव की सोच में जो बदलाव आ रहा है, उसमें एक गहरा संतोष मिलता है, जीवन का एक मकसद मिलता है। तो कहानी आप पारंपरिक सुखद अंत से हटकर सफलता को कैसे परिभाषित कर रही है? बिल्कुल सही सवाल है। स्रोत के अनुसार कहानी यहाँ सफलता की एक अलग, एक वैकल्पिक परिभाषा गढ़ रही है। ये पारंपरिक पैमानों से, जैसे शादी हो जाना या रोमांटिक प्रेम मिल जाना, इनसे आगे बढ़कर आत्मनिर्भरता में, सामाजिक योगदान में और अपने अंदर के उद्देश्य को जीने में सफलता देखती है। और यहीं जालक शब्द का अर्थ भी कई परतें खोलता है। क्या सुधा हर जाल से पूरी तरह आजाद हो गई है? शायद नहीं। समाज के बंधन, जिम्मेदारियां, वो सब तो हैं, लेकिन स्रोत इशारा करता है कि उसने उन सामाजिक बंधनों और जिम्मेदारियों के जाल के भीतर रहते हुए ही अपनी एक सार्थक और स्वतंत्र जगह बना ली है। वाह! उसने जाल को पूरी तरह तोड़ा नहीं, शायद उसके धागों से ही अपने लिए एक नया मजबूत रास्ता बुन लिया है। कहानी का एक बहुत ही मार्मिक और यादगार दृश्य है आखिर में, जब सुधा रात में अपने स्कूल के कुछ बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठी है, तारों को देख रही है जी। और वो उनसे कहती है, जिंदगी के जाल में फंसने से डरो मत, क्योंकि तुम्हारे सपने तुम्हें आजाद करेंगे। क्या खूबसूरत पंक्ति है। स्रोत के मुताबिक यही एक पंक्ति पूरी कहानी का सार है। जीवन मुश्किलें देगा, जाल बुनेगा, पर हमारी हिम्मत, हमारी लगन और सबसे बढ़कर हमारे सपने हमें उन जालों के पार देखने और अपनी राह बनाने की ताकत देते हैं। निश्चित रूप से कहानी का जो केंद्रीय संदेश है वो बहुत साफ है और बहुत प्रेरणादायक है। सपनों में ताकत होती है, आत्मसम्मान सच से ऊपर है और इंसान में मुश्किल हालात से लड़कर अपनी पहचान बनाने की एक अद्भुत क्षमता होती है। शिवानी जी ने इस संदेश को बड़ी ही सहजता और भावनात्मक गहराई से हम तक पहुंचाया है। शिवानी जी की कलम का जादू यही है ना, जिस तरह वो महिलाओं के मन की परतों को खोलती है, उनके संघर्षों को, उनकी अंदर की ताकत को उभारती है, वो कमाल का है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि कैसे वो कुमाऊं की पृष्ठभूमि कहानी का एक हिस्सा बन जाती है। वो सादगी, वो प्रकृति, वो सामाजिक माहौल, सब मिलकर सुधा की कहानी को और ज्यादा सच्चा और असरदार बनाते हैं। हाँ, परिवेश बहुत जीवंत हो उठता है उनकी कहानियों में। पढ़ने वाला जैसे सुधा के साथ ही सफर करता है, उसके साथ हंसता है, रोता है और अंत में उसकी जीत में अपनी जीत महसूस करता है। हाँ, ये सच है। स्रोत खास तौर पर उनके यथार्थवादी चित्रण, पात्रों की जो मनोवैज्ञानिक गहराई है और स्थानीय माहौल का जैसा सजीव वर्णन वो करती हैं, उसे उनकी सफलता का बड़ा कारण मानता है। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी या सामाजिक कहानी नहीं है। नहीं, ये मानवीय जिजीविषा, यानी जीने की इच्छा की, आत्मसम्मान की तलाश की और अपनी शर्तों पर जीने की एक कालातीत, टाइमलेस कहानी है। यही वजह है कि शिवानी जी की कहानियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती हैं।
उतनी ही पसंद की जाती हैं। तो शिवानी जी की जालक पर इस चर्चा से हमने यही देखा कि कैसे जीवन की चुनौतियां भी हमारे अंदर की छिपी हुई शक्तियों को जगा सकती हैं। हाँ, और कैसे सपने हमें अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकते हैं। बिल्कुल। और अंत में एक विचार जो स्रोत हमें देता है और जिस पर हम सब सोच सकते हैं। सुधा की ये कहानी, जो शायद कई दशक पहले के समाज को दिखाती है, आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? अच्छा सवाल है। क्या आज भी महिलाओं को या पुरुषों को भी अलग-अलग तरह के सामाजिक, भावनात्मक या आर्थिक जालों का सामना नहीं करना पड़ता रोजमर्रा की जिंदगी में? हाँ, बिल्कुल करना पड़ता है। और क्या आज़ादी का मतलब हमेशा बंधनों को पूरी तरह तोड़ देना ही होता है, या फिर उन बंधनों और जिम्मेदारियों के साथ रहते हुए भी एक सार्थक, एक स्वतंत्र और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना संभव है, जैसा शायद सुधा ने अपने तरीके से कर दिखाया? यकीनन ये बहुत गहरे सवाल हैं जिन पर मनन किया जा सकता है। शिवानी जी की जालक एक ऐसी रचना है जो सोचने पर मजबूर करती है और लंबे समय तक जहन में रहती है। जी हाँ। तो इसी विचारोत्तेजक चर्चा के साथ आज के लिए बस इतना ही।